तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन के सेकंड पार्ट की। इससे पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी 15th फाइनेंस कमीशन हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और आधा उसको पढ़ चुके थे। आज के इस लेक्चर में 15th फाइनेंस कमीशन को हम पूरा पढ़ेंगे और इसको खत्म करेंगे। ये सारी बातें ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका था और मैंने आपको की रिकमेंडेशंस या फिर इसकी रिपोर्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और इस रिपोर्ट के मैंने आपको 5 पार्ट बताए थे कि 5 टुकड़ों में इस रिपोर्ट को पढ़ना है, जिसमें कि सबसे पहला था वर्टिकल डिवोल्यूशन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये 2 कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में ग्रांट्स इन एड, फिस्कल रोड मैप और अदर रिकमेंडेशन पढ़ेंगे। और ये पढ़ते ही हमारा 15th फाइनेंस कमीशन पूरा का पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, दैट इज ग्रांट्स इन एड। अब ये ग्रांट्स इन एड होता क्या है, तो जरा मेरी बात को समझो भाई साहब। बात कुछ ऐसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देती है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के अंदर। लेकिन उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देती है और उस एक्स्ट्रा पैसे को हम लोग बोलते हैं ग्रांट्स इन एड। ग्रांट्स का वैसे मतलब हिंदी में होता है अनुदान, और मैं अगर थोड़ा और देसी लैंग्वेज के अंदर बोलूं तो एक प्रकार से चंदा दे देना। ठीक है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, कुछ चंदा दे दिया कि लो हमारी तरफ से ये चंदा ले लो और अपने स्टेट का डेवलपमेंट करो। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि टैक्सेस रेवेन्यू के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट्स इन एड भी प्रोवाइड करता है ताकि स्टेट गवर्नमेंट और अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर बात करें 15th फाइनेंस कमीशन की, तो 15th फाइनेंस कमीशन के अनुसार इतने करोड़ का, बोले तो 10,33,062 करोड़ का ग्रांट्स इन एड जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये जितना भी पैसा प्रोवाइड करवाया जा रहा है इसको 5 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। इट मींस ग्रांट्स इन एड की भी 5 कैटेगरी है। सबसे पहली है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। इट मींस जितना ये पैसा है, ये पैसा इन 5 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। दूसरा है सेक्टर स्पेसिफिक, फिर स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज और आखिरी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ग्रांट। तो ये 5 पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहला अपना पढ़ते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अब ये क्या होता है, तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब आप लोग जानते हो कि जब एक देश का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, या एक स्टेट की बात हो रही है, तो जब एक स्टेट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले तो डेली बेस वाले खर्चे ज्यादा हो और उस राज्य की रेवेन्यू रिसीट मतलब डेली बेस वाली इनकम कम हो, तो उस राज्य को रेवेन्यू डेफिसिट होता है। ये ऑलरेडी आपने बजट के अंदर पढ़ रखा होगा। तो व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट, तो ऐसे केस में एक देश को या फिर राज्य को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होता है और उसी को कवर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा देती है उसी को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कहते हैं, या फिर हम उसको पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी कह सकते हैं। मतलब से में आप ये बोल लो या फिर आप ये बोल लो। और ये क्यों देते हैं, ताकि स्टेट अपने राज्य का रेवेन्यू डेफिसिट कवर कर सके, जो भी घाटा हुआ उसको पूरा कर सके। इस पैसे को जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, इस पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से देती है। मतलब सरकार अपने खजाने में से, अपनी मेन इनकम में से ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। 15th फाइनेंस कमीशन के चलते रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 2.9 लाख करोड़ का दिया गया है। किन्हीं किताबों के अंदर, मैगजीन के अंदर इसको 3 करोड़ भी कहा गया है। एक्चुअली इसका राउंड ऑफ कर लिया, और ये सभी स्टेट को नहीं, केवल 17 स्टेट को दिया गया है जिनका रेवेन्यू डेफिसिट है। तो 15th फाइनेंस कमीशन में 17 स्टेट को, केवल 17 राज्यों को टोटल मिला के 2.9 लाख करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया गया है, ताकि राज्य अपने स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट कम कर सके। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और ये होता क्या है रेवेन्यू डेफिसिट, आपको ऑलरेडी मैंने बजट के अंदर पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए सेकेंड है बच्चों सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट।
सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए कि उन सेक्टर्स का डेवलपमेंट करो, तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए भी ग्रांट दिए हैं। और अगर बात की जाए अमाउंट की, तो जितना भी हमारा आपको पता है कि टोटल जो है ये 10 लाख करोड़ के आसपास का ग्रांट दिया जा रहा है, जिसमें से कि रेवेन्यू डेफिसिट लगभग आपका 3 लाख करोड़ के आसपास का है, ठीक है ना। तो 3 लाख करोड़ के आसपास का बच्चों क्या है रेवेन्यू डेफिसिट। ऐसे ही सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट 1.3 लाख करोड़ के आसपास का है। ऐसे कुछ ये तो 1.3 लाख करोड़ का सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट जो है दिया जा रहा है। और ये 8 सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली दिया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, तो हेल्थ के लिए 31,755 करोड़ का ग्रांट दिया गया। फिर स्कूल एजुकेशन, इट मींस 12th क्लास तक की एजुकेशन के लिए 4800 करोड़ का ग्रांट दिया गया। हायर एजुकेशन, इट मींस आफ्टर 12th आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल स्टडीज के लिए 6,143 करोड़ रुपए, यहां पे क्या करोड़ का ग्रांट दिया गया। उसके अलावा इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म, कि खेती बाड़ी में थोड़ा अच्छा कर सके, तो खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए 45,000 करोड़ का ग्रांट दिया गया, ठीक है, जो कि अब तक का यहां पे सबसे लग रहा है मेरे को ज्यादा है, ठीक है। फिर मेंटेनेंस ऑफ PMGSY रोड, PMGSY का बच्चों मतलब है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इट मींस सड़क बनाने के लिए, रोड्स के डेवलपमेंट के लिए जो है 27,539 करोड़ का ग्रांट दिया गया। जुडिशरी, कि हर राज्य में जुडिशरी, इट मींस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनका जो है इनका एक बना रहे स्टैंडर्ड, या फिर मतलब ये अच्छे से काम कर सके, ये भी डेवलप कर सके। तो जुडिशरी के लिए, कोर्ट के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी जो है 10,425 करोड़ का ग्रांट दिया गया। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टेट अपने स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा, स्टेट राज्य अपने डेटा को अच्छे से मेंटेन कर सके, क्योंकि जब तक अच्छे से डेटा मेंटेन नहीं होंगे तब तक कोई भी प्रॉपर पॉलिसी नहीं बन पाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी सी पॉलिसी राज्य के लिए बनाएं ताकि राज्य का डेवलपमेंट हो, तो पॉलिसी बनाने के लिए हमारे पास प्रॉपर सटीक डेटा होना चाहिए, एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। और एक्यूरेट डेटा तभी मिलेंगे जब उस राज्य की स्टैटिस्टिक्स या फिर उस राज्य के स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, इट मींस डेटा कलेक्ट करने वाली संस्थाएं ठीक से काम करेगी। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए भी बोले तो स्टैटिस्टिक्स के लिए भी जो है 1,175 करोड़ का ग्रांट दिया गया। उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट जिलों के लिए और ब्लॉक्स के लिए भी जो है 3,150 करोड़ का ग्रांट दिया गया। ये ब्लॉक क्या होते हैं, जिले क्या होते हैं, गांव क्या होते हैं, तो बेटा कुछ गांव को जोड़ के, सबसे लो लेवल पर आते हैं विलेजेस, गांव को जोड़ के बनता है ब्लॉक, और ब्लॉक्स को जोड़ के बनता है डिस्ट्रिक्ट। तो यहां बोला गया है कि ब्लॉक्स के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए 3,150 करोड़ का ग्रांट दिया गया है। और इसमें क्या करा जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक के अंदर हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाएगा, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स, इट मींस ट्यूबवेल वगैरह पे ध्यान दिया जाएगा, गांव के लोगों की स्किल डेवलपमेंट हो उसके लिए ध्यान दिया जाएगा, और गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके उसके लिए ध्यान दिया जाएगा। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक में भी ग्रांट दिया गया। तो 8 सेक्टर है जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया कि आप इन 8 सेक्टर्स में डेवलपमेंट करो। और ये जो भी ग्रांट दिया गया, ये ग्रांट बच्चों परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट है। परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट्स का मतलब होता है कि जिस स्टेट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उस स्टेट को ग्रांट मिलेगा ज्यादा, और जिस स्टेट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उसको ग्रांट मिलेगा कम। तो यहां पे जो ग्रांट्स है वो परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। तो सेकंड इज योर सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स। इसके बाद अगर बात करें तो थर्ड होता है स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट। स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट सभी स्टेट को नहीं मिलते, ये केवल उन्हीं स्टेट को मिलेंगे जिन स्टेट को इसकी नीड है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट के अंदर
49,599 करोड़, या फिर लगभग बोल दूं 49,000 लगभग 600 करोड़ का जो है ग्रांट स्टेट स्पेसिफिक में दिया गया। और ये ग्रांट किस लिए दिया गया? ताकि स्टेट, राज्य अपनी सोशल नीड्स को पूरा कर सके, राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा हो, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, राज्य में वाटर और सैनिटेशन अच्छा हो, राज्य अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, बचा सके, अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की रक्षा कर सके, ताकि राज्य के अंदर हाई कॉस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई कॉस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बड़े बड़े लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जांपल बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे बन सके, उसके लिए ग्रांट दिया गया। और टूरिज्म के लिए ग्रांट दिया गया। तो जिन भी राज्य को अगर इसकी नीड है, किसी राज्य को नीड टूरिज्म के ग्रांट की है, वाटर के ग्रांट की है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से ग्रांट की है, तो जिन भी राज्य को इन एरिया में ग्रांट्स की नीड है, केवल उन्हीं राज्य को ये ग्रांट दिया जाएगा। जिन राज्य को इस एरिया में ग्रांट्स की नीड नहीं है, उन्हें ये ग्रांट नहीं दिया जाएगा। सो दैट इज योर स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। इसके अलावा चौथा बच्चा होता है ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज, और ये आपका सभी ग्रांट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी ग्रांट्स दिए जाते हैं, अभी हमने पढ़ी 5 कैटेगरी, तो 5 कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा ग्रांट जो है इसी को प्रोवाइड होता है। आपको पता है कि लगभग 10 लाख करोड़ का टोटल ग्रांट दिया जाएगा, और 10 लाख करोड़ के ग्रांट में से लगभग देखा जाए तो 4.5 लाख करोड़ का ग्रांट तो लोकल बॉडीज को ही मिलेगा। और ये ग्रांट्स भी कैसा है? ये ग्रांट भी परफॉर्मेंस लिंक्ड है, कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको ग्रांट मिलेगा ज्यादा, और जिसकी परफॉर्मेंस बेकार उसको ग्रांट मिलेगा कम। अब अगर बात करें लोकल बॉडीज की, तो लोकल बॉडीज होती है हमारी गवर्नमेंट की थर्ड लेयर। सबसे ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे सबसे नीचे आता है लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज के अंदर आपके आते हैं ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, एमसीडी वगैरह वाला जो है आपके लोकल बॉडीज के अंदर ही आते हैं। और उनको भी पैसा चाहिए होता है ताकि वो भी जो है अपने लेवल पे, अपने लेवल पे डेवलपमेंट कर सके, विकास कर सके। तो यहां पे बोला गया है कि 2.4 लाख करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा रूरल लोकल बॉडीज को, गांव की लोकल बॉडीज को, ग्राम पंचायत वगैरह को। 1.2 लाख करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज को, शहर की लोकल बॉडीज को, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह को। और 70,051 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा हेल्थ सेक्टर में। अगेन हेल्थ सेक्टर में एक ग्रांट और दिया गया। इससे पहले भी हम हेल्थ सेक्टर के ग्रांट्स के बारे में पढ़ चुके थे कि हेल्थ सेक्टर में जो है 31,755 करोड़ का ग्रांट दिया गया। और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में अगेन ग्रांट दिया गया 70,051 करोड़ का। एक्चुअली ये इसलिए दिया गया क्योंकि जब से कोविड आया, तो कोविड के आने के बाद से हेल्थ पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपको पता है ये रिपोर्ट 2021 से 26 के बीच है, और 21 से पहले ही देश में कोविड आया था। तो कोविड को देखते हुए हेल्थ सेक्टर पर काफी ज्यादा गवर्नमेंट का ध्यान गया है, इसलिए गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पे काफी ज्यादा खर्चा कर रही है। तो अगर देखा जाए तो क्या बोलता है, द ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल 3 टीयर्स ऑफ, ठीक है, ऑल 3 टीयर्स। इट मींस लोकल बॉडीज को जो ग्रांट दिए जाएंगे वो तीनों टीयर के लिए, पंचायत के तीनों टीयर के लिए, मतलब 3 टीयर का मतलब होता है विलेज के लिए, ब्लॉक के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। होता है क्या है कि छोटे छोटे विलेज जब जोड़ते हैं तो विलेज को जोड़ के बनता है ब्लॉक। कि मान लो 10 गांव जोड़ दिए, क्या बन गया? ब्लॉक बन गया। और जब ऐसे ही ब्लॉक्स को जोड़ते हैं तो ब्लॉक्स को जोड़ के बच्चों बनता है डिस्ट्रिक्ट। तो इनको बोलते हैं 3 टीयर्स ऑफ पंचायत। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, उससे छोटा ब्लॉक, उससे छोटा विलेज। समझ में आ गया? तो बोलता है कि ये जो ग्रांट्स है ये विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। और ये क्यों दिए जाएंगे? तो ये हेल्थ ग्रांट इसलिए दिए जाएंगे, सबसे पहला, ताकि गांव में जो रूरल सब सेंटर्स है या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, गांव में तो छोटे मोटे क्लिनिक है या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे क्लिनिक। अगर बात करूं तो हेल्थ केयर में 3 प्रकार के सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या आता है? आपके छोटे मोटे क्लिनिक। सेकेंडरी हेल्थ केयर में क्या आता है? आपके अस्पताल।
और टर्शरी हेल्थ केयर में क्या आता है, आपके बड़े बड़े अस्पताल जिनमें प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं होती है। फॉर एग्जांपल एम्स किस में आएगा आपका, टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर में। कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जो इतने बड़े नहीं होते, तो उनके डाला जाएगा सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में। और अस्पताल से छोटे जो छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं, नर्सिंग होम वगैरह, उनको डाला जाएगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गांव में जो छोटे मोटे सब सेंटर है या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, उन्हें कन्वर्ट कर दो। उन्हें कन्वर्ट किसमें कर दो, उन्हें कन्वर्ट कर दो हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर में। अब मैं आपको बताऊं पते की बात, देखो बस नाम चेंज हो रहा है, बाकी सारी बातें सेम रहती है। प्राइमरी हेल्थ केयर और रूरल सब सेंटर कि मतलब बस ये बोला गया है कि गांव में जो छोटे मोटे क्लिनिक है उनको किस में कन्वर्ट कर दो, उसको कन्वर्ट कर दो हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर में। मैं बताऊं चीज सेम होती है, ये भी क्या करेंगे, हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर, इनको बोलते हैं शॉर्ट में HWC। ये भी वही सेम काम करेंगे जो छोटे मोटे क्लिनिक काम करते हैं, बस नाम चेंज कर दिया। नाम क्यों चेंज कर दिया कि आपको पता होगा कि मोदी जी ने हेल्थ के संबंध में एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम है आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत योजना के चलते ही हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर की शुरुआत हुई है। तो चीजें वही होती है, बस नाम क्या कर दिया, नाम कर दिया हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर। तो पहले ये बोला गया कि इसके लिए दिया गया पैसा, और सेकंड बोला गया सपोर्ट फॉर डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज। ये बोला गया कि क्या करना है कि विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, इट मींस क्या, रूरल एरिया में क्या बनाओ, रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। इट मींस क्या, छोटे मोटे क्लिनिक, छोटे मोटे अस्पताल या बड़े बड़े अस्पताल जो है रूरल एरियाज में बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करो। तो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए भी दिया गया है। और थर्ड बोला सपोर्ट फॉर अर्बन। अब ऐसा नहीं है कि केवल गांव गांव में करना है, भाई शहर के अंदर भी आ जाओ, क्योंकि जो पैसा दिया गया है हेल्थ केयर के लिए ये गांव और शहर दोनों के लिए है। तो शहर के अंदर भी क्या करो, शहर के अंदर भी HWC, वही हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर बनाओ। शहर के अंदर भी सब सेंटर बनाओ, शहर के अंदर भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाओ, शहर के अंदर भी पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाओ। तो केवल गांव में नहीं करना, इस पैसे का प्रयोग शहर में भी करना है, ठीक है। लेकिन जो भी ये खर्चा होगा, ये खर्चा केवल और केवल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या फिर छोटे मोटे लेवल के लिए होगा, बड़े बड़े लेवल के लिए नहीं होगा। क्योंकि अगर इलाज, देखो कहा यह जाता है कि अगर इलाज आप छोटे लेवल पे ठीक करवा लो तो वो इलाज, वो बीमारी कभी बड़ी बनेगी ही नहीं। मैं इलाज बोल रहा हूं, बीमारी, अगर आप बीमारी छोटे लेवल पे ठीक करवा लो तो वो बीमारी कभी बढ़ेगी ही नहीं। तो अगर हमारे एरिया में छोटे मोटे लेवल पे क्लिनिक हो, छोटे मोटे अस्पताल हो और वहां पे जाके हम अपना इलाज ठीक करवा ले, इलाज नहीं, हम अपनी बीमारी ठीक करवा ले, बीमारी का इलाज करवा ले, तो वो बीमारी कभी बढ़ेगी ही नहीं। होता क्या है कि मान लो गांव में छोटे मोटे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से गांव का बंदा इलाज नहीं करवा पाता, और इसके चलते 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 वो बीमारी काफी बड़ी हो जाती है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, छोटे लेवल पे जो है हेल्थ केयर सेंटर को बनाओ, ठीक है। उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद ये तो हेल्थ वाली बात हो गई, हेल्थ वाली बात हो गई। इसके बाद बोला गया है कि अदर देन हेल्थ ग्रांट, हेल्थ ग्रांट के अलावा, हेल्थ ग्रांट के अलावा कि ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज अदर देन हेल्थ ग्रांट will be distributed among state based on population and area। कि जो भी ग्रांट दिया गया है हेल्थ के अलावा, इट मींस हेल्थ के अलावा, मतलब बात बच्चों हो रही है इस वाले ग्रांट की 2.4 लाख की और 1.2 लाख की, इसकी बात हो रही है कि इसके अलावा जो 2.4 और 1.2, अब इस वाले पैसे की बात हो रही है। तो बोलता है कि ये वाला पैसा कैसे बटेगा, तो ये वाला पैसा लोकल बॉडीज के बीच कुछ इस प्रकार बटेगा, पॉपुलेशन और एरिया के बेस्ड पे। पॉपुलेशन और एरिया की वेटेज दी गई है, पॉपुलेशन को 90% की वेटेज और एरिया को 10% की वेटेज दी गई है कि जो ये वाला पैसा है 2.4 और 1.2 लाख वो 90% और 10% की वेटेज के अनुसार जो है स्टेट्स के बीच बांटा जाएगा। आगे और बोला गया है द कमीशन हैज प्रिस्क्राइब्ड सर्टेन कंडीशन फॉर अवेलिंग दीज ग्रांट्स एक्सेप्ट हेल्थ ग्रांट। लेकिन कमीशन ने बोला है कि अगर आपको ये ग्रांट चाहिए, हेल्थ वाले नहीं, हेल्थ वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हेल्थ वाला पैसा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन हेल्थ वाले के अलावा जो ऊपर की बात हुई कि अगर आपको
ये ग्रांट चाहिए, इट मींस अगर ये 2.4 और 1.2 लाख रुपीस अगर आपको चाहिए तो कुछ बातें माननी पड़ेगी, तभी आपको जो है ये ग्रांट मिलेगा। और बातें क्या माननी पड़ेगी, तो बोला गया पब्लिशिंग प्रोविजनल एंड ऑडिटेड अकाउंट्स इन द पब्लिक डोमेन। लोकल बॉडीज से बोला गया कि हे लोकल बॉडीज, कि आप अगर अपने अकाउंट्स को, कि आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है लोकल बॉडीज की, कि अगर आप अपने अकाउंट्स को पब्लिकली पब्लिश करेंगे, जनता के सामने लेकर आएंगे, जनता को बताएंगे कि इतना पैसा आता है, इतना पैसा यहाँ पे खर्च होता है, तो आपको ये ग्रांट दिया जाएगा। तो लोकल बॉडीज से बोला गया कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जनता के सामने लेकर आओ, जनता के सामने लाकर उसको पब्लिश करो। तो पहली बात ये बोली गई कि तभी आपको ग्रांट मिलेगा। और दूसरी बात बोली गई स्टेट से या फिर लोकल बॉडी से, क्या बोला गया कि फिक्सेशन ऑफ मिनिमम फ्लोर रेट फॉर प्रॉपर्टी टैक्सेस बाय स्टेट एंड इंप्रूवमेंट इन द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस। ये बोला गया है कि होता क्या है, जो प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, स्टेट से बोला गया कि जो प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं उसको फिक्स कर दो, कि आप प्रॉपर्टी टैक्स को फिक्स नहीं करते, आप जो है प्रॉपर्टी टैक्स का एक मिनिमम रेट फिक्स कर दो कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी भी हो, आपकी प्रॉपर्टी कितने भी हो, कितने भी गज क्यों ना हो, आपको इतना % टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर प्रॉपर्टी का आकार बढ़ेगा तो फिर टैक्स का आकार भी बढ़ेगा, लेकिन मिनिमम आप क्या करो, प्रॉपर्टी के ऊपर एक मिनिमम टैक्स फिक्स कर दो कि प्रॉपर्टी कितनी भी हो, फिर भले इतनी छोटी क्यों ना हो, आपको मिनिमम इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप ये 2 शर्तें पूरी कर देंगे, पहला कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिक के सामने पब्लिश कर देंगे, और दूसरा कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी एक मिनिमम रेट को फिक्स कर देंगे और उसके कलेक्शन में इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हो। हाउस प्रॉपर्टी टैक्स के कैंप लगाएंगे, दिल्ली में हमारे कैंप लगते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स के दिल्ली में कैंप लगते हैं कि लोग जाते हैं और उस कैंप में जाके अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करके आते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन में इंप्रूवमेंट कर देंगे, ठीक है, तो जो है ये ग्रांट आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया। और यही सेम बात किसके लिए बोली गई, यही सेम बात बोली गई अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, ठीक है। आगे बोलता है नो ग्रांट्स विल बी रिलीज टू लोकल बॉडीज ऑफ अ स्टेट आफ्टर मार्च 2024। बोला गया है कि ये काम आपको मार्च 2024 तक कर लेना है। तो जो 2 काम बोले गए कि ये वाला काम और ये वाला काम आपको मार्च 2024 तक कर लेना है। अगर आप मार्च 2024 तक ये काम नहीं कर पाए तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रांट दिया नहीं जाएगा, ऐसा भी फाइनेंस कमीशन ने बोला है। समझ में आ गया। तो होपफुली ये ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों 5वें ग्रांट की बात करते हैं, दैट इज डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ग्रांट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रकार का चंदा और दिया, एक प्रकार का ग्रांट और दिया, और बोला कि अगर आपके राज्य में कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी आपदा आती है, भूकंप, सुनामी, बाढ़ वगैरह आती है, तो उसके लिए भी आपको जो है चंदा बोले तो ग्रांट दिया जा रहा है। और ये कितना है, 1.6 लाख करोड़ का जो है टोटल ये ग्रांट दिया जा रहा है। किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसका कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न का मतलब है कि सेंटर कितना देगा और स्टेट को अपनी जेब से कितना देना पड़ेगा। सेंटर जो है कितना ग्रांट देगा और स्टेट को अपनी जेब से कितना देना पड़ेगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पे बोला गया है कि सभी राज्यों के लिए ये जो रेशियो है 75:25, इसका मतलब है 75% ग्रांट कौन देगा, 75% ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट देगी और 25% ग्रांट जो है, सॉरी उल्टा बोल दिया, 75% ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% ग्रांट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। तो बात करें 1.6 लाख करोड़ की, तो अगर 1.6 लाख करोड़ का टोटल क्या है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ग्रांट, तो अगर मैं इसका निकालूं 75% और 25%, तो 1.6 का 25% बच्चों मेरा आ जाएगा 0.4 लाख और 75% बन जाएगा 1.2 लाख। तो इसका मतलब क्या है कि 1.2 लाख जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 0.4 लाख जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड विल हैव अ कॉर्पस ऑफ 1.6 लाख, कि स्टेट के लिए टोटल
1.6 लाख का ग्रांट है, लेकिन इस 1.6 लाख में से 1.2 लाख किसने दिया, 1.2 लाख जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया और 0.4 लाख स्टेट अपनी जेब से देगा। और आगे बोला गया है कि अगर आपके स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या फिर आपके हिमालयन स्टेट है, बोले तो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश साइड के अगर आपके राज्य है, तो फिर वहां पे रेशियो 90:10 होगा। बोले तो 90% ग्रांट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% ग्रांट कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट। सो दैट इज योर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ग्रांट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ग्रांट वाला पूरा का पूरा पॉइंट कि किस तरीके से 15th फाइनेंस कमीशन में ग्रांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 5 सेक्टर के अंदर किया गया है। तो अगर एक बार वापस अपनी रिकमेंडेशंस पे अपन लोग आए तो भाई साहब जरा एक बार जल्दी आ जाओ भाई। हाँ जी, तो हम देख सकते हैं कि हमारा वर्टिकल डिवोल्यूशन हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ग्रांट्स इन एड हो गया। अब बचते हैं 2 टॉपिक, एक तो फिस्कल रोड मैप और फिर अदर रिकमेंडेशन। तो चलिए इनकी ओर बढ़ते हैं, फिस्कल रोड मैप और अदर रिकमेंडेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा क्या, फिस्कल रोड मैप। अब फिस्कल रोड मैप में मतलब क्या है, तो सुनिए, फिस्कल रोड मैप के अंदर हम लोग बात करेंगे एक स्टेट के फिस्कल डेफिसिट की। एक फिस्कल डेफिसिट आप लोग जानते हो कि एक देश का जब टोटल एक्सपेंडिचर, या एक स्टेट की बात कर रहे हैं कि जब एक स्टेट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो देश के टोटल रिसीट से, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट अलग था, वो क्या होता है जब देश का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू रिसीट से, वो क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट। यहां पर हम बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की। तो फिस्कल रोड मैप में हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की, बोरोइंग की, जीएसटी की, एफआरबीएम की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस की। ये सारी की सारी बातें क्या है बताता हूं। इन शॉर्ट फिस्कल रोड मैप के अंदर आप बस ये बात जान लो, हम लोन वोन की, पैसे वैसे की, फाइनेंस की बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो हमारी हेडिंग है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। तो यहां पे क्या बोला गया है, तो फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट 4% तक लेके आना पड़ेगा 2025-26 तक। अगर देखा जाए तो हमारा फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा है, हमारा फिस्कल डेफिसिट 7-8% के आसपास है। तो क्या बोला गया कि 25-26 तक इसको जो है 4% तक लेके आना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी नॉलेज दूं तो फिस्कल डेफिसिट को ही हम लोग बोरोइंग कहते हैं। अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो बजट के बारे में तो बजट में बताया था कि फिस्कल डेफिसिट को ही हम लोग बोरोइंग कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे कहने का ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने बोरिंग्स को, अपने लोन को, अपने उधार को 4% तक कम करना पड़ेगा। जबकि बात करें स्टेट की तो स्टेट में ऐसा बोला गया है कि स्टेट को 2021-22 तक अपना फिस्कल डेफिसिट 4% करना पड़ेगा। उसके अगली साल 22-23 तक थोड़ा और घटाकर 3.5% करना पड़ेगा और 2023 से 26 तक बाकी बचे 3 साल में उनको अपना फिस्कल डेफिसिट जो है 3% तक करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 4% तक घटाना है जबकि स्टेट गवर्नमेंट को 3% तक जो है घटाना है। ये हो गया फिस्कल डेफिसिट के बारे में। ये क्या होता है, जब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बताओ जी, जब हमारे देश का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो देश की टोटल रिसीट से, तो इसे क्या बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बोरोइंग रिक्वायरमेंट, कि देश को कितना लोन लेना है या कितना लोन लिया, उसी को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। पहला पॉइंट हो गया। अब बात हो रही है दूसरी, बोरोइंग सीलिंग बाय स्टेट। बेटा सीलिंग का मतलब होता है एक प्रकार की लिमिट, तो बोरोइंग्स लिमिट बाय स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 293 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑपरेट करेगी अंडर बोरिंग लिमिट। मतलब कहने का यह है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना भी उधार नहीं ले सकती। स्टेट गवर्नमेंट की उधार लेने की एक लिमिट है, बोरो करने की एक लिमिट है। और ये किसने बोला है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 293 ने कहा है। और इस लिमिट को यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कितना उधार ले सकती है, कितना बोरो कर सकती है। और बात करें बोरिंग की, तो बोरिंग की बात हम लोगों ने कर ली कि 21-22 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 4% बोरो करेगी, 22-23 में 3.5% बोरो करेगी और 23-26 में 3% बोरो करेगी।
अब भैया आप बोलो, भैया आप बोल रहे हो कि ये तो फिस्कल डेफिसिट था, तो बेटा मैंने अभी तो आपको बोला कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बोरिंग, तो आप इसको फिस्कल डेफिसिट बोल लो या फिर क्या बोल लो, आप इसको बोरिंग बोल लो। तो वही बात जो है मैंने यहाँ पे लिखी है कि 4%, 3.5% और 3% जो है स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकता है। आगे बोला गया है स्टेट गवर्नमेंट जो है 0.5% एक्स्ट्रा बोरो कर सकता है, किसका, जीएसडीपी का। जीएसडीपी का बच्चों मतलब होता है उस स्टेट का जीडीपी, उस राज्य का जीडीपी, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है 0.5% एक्स्ट्रा बोरो कर सकता है, एक्स्ट्रा लोन ले सकता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा लोन तभी लेगा अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में पावर सेक्टर रिफॉर्म लेकर आए। बोले तो बिजली के क्षेत्र में, पावर सेक्टर के क्षेत्र में अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ सुधार कर ले कि प्रॉपर जो है लोग बिल भरे, ठीक है, बिजली की चोरी ना हो, हाँ, बिजली के जो कंपनियों घाटे में ना जाए, इट मींस अगर स्टेट पावर सेक्टर में कुछ रिफॉर्म कर ले तो वो स्टेट जो है 0.5% एक्स्ट्रा उधार लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। दैट इज योर बोरिंग सीलिंग्स बाय स्टेट। उसके बाद बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट के अंदर बच्चों बात हो रही है एफआरबीएम एक्ट की। अब एफआरबीएम एक्ट क्या है, तो ये आपकी एक अलग कहानी है, बस आप इतना जान लो कि एक देश के फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए, एक देश के फिस्कल रोड मैप को मैनेज करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के लिए, संभालने के लिए 2003 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया था, उसका नाम है एफआरबीएम एक्ट, जिसका नाम है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसका काम है हमारे बजट को मैनेज करना और हमारे फिस्कल डेफिसिट को कम से कम करना। समझ में आ गया? अब यहां पे बोला जा रहा है कि फाइनेंस कमीशन ने बोला कि एफआरबीएम एक्ट में जो बातें लिखी गई थी अब वो बातें पुरानी हो चुकी है, अब उस बात को थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करने की नीड है, अब उसको रिन्यू करने की नीड है। तो यहां पर वही बोला गया है कि जो हमारा एफआरबीएम एक्ट है नीड्स अ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग, दैट्स व्हाई फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड फॉर्मिंग अ हाई पावर्ड इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप। तो तो फाइनेंस कमीशन ने बोला कि एफआरबीएम को रिन्यू करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एक हाई पावर्ड इंटर गवर्नमेंट ग्रुप को बनाने की नीड है। तो फाइनेंस कमीशन के चलते एक हाई पावर्ड इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप को बनाया गया, एक कमेटी को बनाया गया, और उस कमेटी का काम क्या है, उस कमेटी का काम है एफआरबीएम की कमियों को दूर करना और एफआरबीएम एक्ट को रिन्यू करना, ताकि देश का फिस्कल डेफिसिट और बजट मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। यहां पे क्या बोला गया है कि इसका काम क्या है, तो इसका काम है रिव्यू द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। काम क्या है कि इसका काम है पहला एफआरबीएम को रिव्यू करना, उसको देखना, एंड रिकमेंड अ न्यू एफआरबीएम फ्रेमवर्क फॉर सेंटर एज वेल एज स्टेट। और इसका काम क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक नए एफआरबीएम फ्रेमवर्क को रिकमेंड करना, मतलब बताना कि एफआरबीएम में नया ये ला सकते हैं, एफआरबीएम की परसेंटेज को ये कर सकते हैं, ठीक है, एंड ओवरसी इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो यहां पे क्या बोला गया है कि नए एफआरबीएम की भी नीड है, तो उसको रिव्यू करने के लिए, उसको नए फ्रेमवर्क के लिए फाइनेंस कमीशन ने क्या बनाया, एक हाई पावर्ड इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बच्चों बात करेंगे जीएसटी की। तो फिस्कल रोड मैप के अंदर अब बात करेंगे जीएसटी की, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको कि जुलाई 2017 में इंडिया में लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे क्या बोलता है, तो यहाँ पे बोलता है द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बिटवीन intermediate input and final output present in GST needs to be resolved। अब इसका मतलब क्या है, सुनो, इनपुट क्या होता है, इनपुट वो होता है जिससे वस्तु बनी, एंड आउटपुट क्या होता है, जो वस्तु बनके तैयार हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है उसको रिसॉल्व करो। अब व्हाट डू मीन बाय इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, देखो अगर हम बाहर से कोई इनपुट मंगाते हैं तो हमको उस पर ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जीएसटी पे करना पड़ता है, और बाहर से कोई बनी बनाई वस्तु मंगाता है तो भी हमको उस पर ड्यूटी या फिर जीएसटी पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये कहना है कि मान लो मेरे को जो है बेटा, मान लो कार बनानी है, अब अगर मैं बाहर से सीधे कार मंगाता हूँ तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि बाहर से सीधे मैंने कार मंगाई
तो उस कार के मंगाने पर मेरे को ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कम पे करनी पड़ी। लेकिन अगर मैं बाहर से जो है वो मंगाता हूं, बोले तो कि मैंने कार के इनपुट मंगाए, मैंने इंजन मंगाया, टायर मंगाए, स्टील शीट मंगाई, मैंने कार के इनपुट मंगाए और तब जाके जो है मैंने अगर इंडिया में कार बनाई तो देखा इनपुट मंगाने पर मेरे को जीएसटी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है कि जितना टोटल जीएसटी मैंने कार पे नहीं करा, जितनी टोटल इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी इंपोर्ट ड्यूटी, जितनी टोटल इंपोर्ट ड्यूटी मैंने कार पर पे नहीं करी उससे ज़्यादा मेरे को उसके इनपुट पर पे करनी पड़ रही है। तो इससे अच्छा क्या होगा? इससे अच्छा होगा बनी बनाई कार इंडिया के अंदर मंगाओ, इनपुट मंगाने की नीड नहीं है। इनपुट मंगाओगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन इससे प्रॉब्लम भी है। अब अगर ऐसे हम बनी बनाई कार इंडिया के अंदर मंगाएंगे तो इंडिया में तो रोजगार कम हो जाएगा, बिकॉज अगर पहले इनपुट इंडिया में आता तो इनपुट को असेंबल करने के लिए लोग चाहिए होते, जिससे कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, रोजगार बढ़ता। लेकिन बनी बनाई कार आएगी तो लोग नहीं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा। तो क्या बोला गया है? इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करो, इसको उल्टा कर दो। उल्टा कर दो बोले तो कि अगर कार मंगाओ तो उस पर जीएसटी लगे ज्यादा, इंपोर्ट ड्यूटी लगे ज्यादा, और इनपुट मंगाओ तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जाए कम। इससे क्या होगा? इससे लोग इनपुट मंगाएंगे और इंडिया में उसे असेंबल करेंगे, देन उसको मार्केट में बेचेंगे। तो उससे क्या होगा? इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंडिया में रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये बोला गया। सेकेंड पॉइंट ये बोला गया, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी ऑफ जीएसटी रेट शुड बी रिस्टोर्ड which has been compromised by multiple rate structure and several downward adjustment। अब रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रेट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको जीएसटी के लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया है, यहां पर मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। यहां पे बोला गया है कि रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रेट में थोड़ा जो है सुधार लेके आओ। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रेट का बच्चों मतलब ये होता है कि जीएसटी से पहले जो ओल्ड टैक्स सिस्टम था उससे जो रेवेन्यू मिल रहा था, हम चाहते हैं कि जीएसटी के बाद भी हमको वही रेवेन्यू मिले। लेकिन वो रेवेन्यू तब मिलेगा जब हम जीएसटी में कुछ ऐसे चेंज लेके आएंगे जिसकी वजह से जितना रेवेन्यू पहले मिल रहा था उतना रेवेन्यू हमको अभी भी मिले। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हमको रेवेन्यू न्यूट्रलिटी, मतलब रेवेन्यू को न्यूट्रल करने के लिए हमको ऐसे रेट लेके आना पड़ेंगे। अब जरा मेरी बात को सुनने का मतलब समझना, मेरी बात को सुनने का प्रयास करना। मैं आप पे क्या कहना चाह रहा हूं भाई? देखो, जब जीएसटी आ रहा था तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि देखो हम जीएसटी लेके आ रहे हैं, लेकिन जीएसटी के आने से थोड़ा टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, थोड़ा जो टैक्स का रेट है हम कम कर देंगे। इससे स्टेट परेशान हो गई। स्टेट बोली कि अगर आप ऐसे टैक्स रेट कम कर दोगे तो हमको तो इनकम कम मिलेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा नहीं है, जीएसटी जब आएगा तो रेट कम होगी, लेकिन जीएसटी में आने वाले लोगों का दायरा बढ़ जाएगा। जीएसटी में पहले, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में ओल्ड सिस्टम में पहले कम लोग आते थे, लेकिन जीएसटी में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे। मतलब कहने का यह है कि अगर बात करूं मान लो ओल्ड सिस्टम की, तो मान लो ओल्ड सिस्टम में, सुनना बहुत ध्यान से, ओल्ड सिस्टम में बेटा मान लो 50 लोग थे और 60% टैक्स दे रहे थे, तो जीएसटी में क्या बोल दिया कि जीएसटी के अंदर बोल दिया कि टैक्स का रेट कम हो जाएगा, टैक्स का रेट हो जाएगा 50%, लेकिन लोगों का दायरा बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा मान लो 60%। तो आप वो हो जाएंगे मान लो 60 लोग। तो बात तो वही पड़ रही है कि वहां पर पहले क्या थे, वहां पर लोग 50 थे, टैक्स रेट 60 था, 50 × 60 दैट इज 300 का फायदा वहां भी था, यहां भी सेम हो रहा है। अब यहां पे लोग बढ़ गए, लोग कितने हो गए? 60, टैक्स रेट कम हो गया दैट इज घट के 50, लेकिन बेनिफिट अभी कितना मिल रहा है? अभी बेनिफिट 300 ही मिल रहा है। ये किसको बोला गया? स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया। और इसके अलावा ये भी बोला गया कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उनका रेवेन्यू कम हो गया है तो जीएसटी में जीएसटी कंपनसेशन स्कीम बनाएंगे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट लगता है कि उनको रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है तो जीएसटी कंपनसेशन में से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे देंगे ताकि स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी परेशानी ना हो। तो वही बात यहां पे बोली गई है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को थोड़ा रिस्टोर करो, ठीक करो, ताकि रेवेन्यू जो पहले था 300 वो अभी भी 300 रहे, स्टेट को परेशानी ना हो। तो उसको ठीक करने की नीड है, उसमें थोड़े एडजस्टमेंट की नीड है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट बोला गया
रेट स्ट्रक्चर शुड बी रैशनलाइज्ड बाय मर्जिंग द रेट ऑफ 12% एंड 18%। फाइनेंस कमीशन ने एक बात और बोली कि एक काम करो, जीएसटी के रेट को 12% और 18% को मर्ज करके एक नई रेट लेके आ जाओ, ठीक है। और आखिरी बात बोली कि स्टेट्स नीड टू स्टेप अप फील्ड एफर्ट फॉर एक्सपेंडिंग द जीएसटी बेस एंड फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंसेस। और ये बात और बोली फाइनेंस कमीशन ने कि जीएसटी के बेस को बढ़ाने की नीड है, कि जीएसटी अगर पहले इस अमाउंट पर लगता था तो थोड़ा उसको और बढ़ाओ और जीएसटी को और अधिक वस्तुओं पर लगाओ और अधिक लोगों पर लगाओ। तो जीएसटी के बेस को बढ़ाने की नीड है और जीएसटी के कंप्लायंसेस ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे उसको भी इंश्योर करने की, उसको भी चेक करने की नीड है। तो जीएसटी के अंदर भी जो है कुछ बदलाव लाने के लिए बोला गया, ठीक है, फाइनेंस कमीशन ने। और इसी में आपका जो आखिरी पॉइंट है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ठीक है। फिस्कल रोड मैप के अंदर आपका आखिरी पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ये क्या बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही अपने फाइनेंस को मैनेज करने की नीड है, अपने फाइनेंस को ठीक से चलाने की नीड है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स बोले गए, वो पॉइंट्स क्या बोला गया? अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी डेवलप। सिंपल बोला गया है कि एक राज्य के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाने की नीड है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने की नीड है कि किस तरीके से जो है फाइनेंस को मैनेज किया जाएगा। सेकंड पॉइंट बोला गया है इसके लिए, मतलब इसी के लिए बोला गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रॉपर ठीक से मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? एन इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल शुड बी एस्टैब्लिश विद पावर टू असेस रिकॉर्ड फ्रॉम द सेंटर एज वेल एज स्टेट। बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को ही एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल को बनाना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है स्वतंत्र, जो किसी के पक्ष में ना बोले, जो सच है उसको बताए। तो बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल का गठन करो। वो क्या करेगा? वो आपके अकाउंट्स को चेक करेगा, वो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को चेक करेगा और बताएगा आप कहां पर गलती कर रहे हो, ठीक है। आगे बोला गया है द काउंसिल विल ओनली हैव एन एडवाइजरी रोल, लेकिन वो केवल एडवाइस देगा, वो आप बात मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है। बस वो फिस्कल काउंसिल जो आप बनाओगे वो बस आपके अकाउंट चेक करेगा, वो देखेगा आप ठीक से पैसे का यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप ठीक से पैसे को मैनेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर आप कहीं पर कोई गलती कर रहे हो तो क्या करेगा? वो फिस्कल काउंसिल आपको जो है एडवाइस दे देगा। इसके बाद बोला गया अ टाइम बाउंड प्लान फॉर फेस्ड अडॉप्शन ऑफ एक्चुअल बेस्ड अकाउंटिंग इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट। अब मैं आपको बताऊं, बड़ा अकाउंटिंग की यहां पे बात आ गई है। अकाउंटिंग दो प्रकार की होती है, आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेस का मतलब तब होता है जब पैसा आएगा तभी उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, और जब पैसा जाएगा तभी उसको रिकॉर्ड करना है। जबकि एक्रूअल बेस का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन हो गई तो रिकॉर्ड कर दो, भले ही पैसा अभी आए या ना आए। फॉर एग्जांपल, आप मेरे पास आए, आप मुझसे नोट्स ले गए और आपने कैश नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो एक्रूअल बेस बोलता है कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रांजैक्शन हो गई ना, आप इसको रिकॉर्ड कर लो, पैसा बाद में आ जाएगा। जबकि जो दूसरा वाला बेस है, मैंने क्या बोला? एक होता है कैश बेस, एक होता है एक्रूअल बेस। तो एक्रूअल बेस क्या बोलता है? रिकॉर्डिंग कर लो, पैसा आए या ना आए वो बात की बात है। कैश बेस क्या बोलता है? जब पैसा आएगा मैं रिकॉर्ड तभी करूंगा। अब आप मेरे पास आए, आप मुझसे नोट्स ले गए, आपने पैसे नहीं दिए ना, मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। जिस दिन आप मेरे को पैसा दोगे मैं उसी दिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। तो कैश बेस में कैश के मिलने पर रिकॉर्ड करूंगा, एक्रूअल बेस में ट्रांजैक्शन के होने पर रिकॉर्ड करूंगा। अब मैं बताऊं, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग के कैश बेस को फॉलो करती है। इंडियन गवर्नमेंट तभी एंट्रीज को रिकॉर्ड करती है जब वास्तव में कैश का आना या जाना होता है। तो फाइनेंस कमीशन यही बोल रहा है कि अब भारत सरकार को, इट मींस अब सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को नीड है कि वो एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग को अडॉप्ट करे और कैश बेस्ड अकाउंटिंग को भूल जाए। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है कि ट्रांजैक्शन हुई तो उसको रिकॉर्ड कर लो, भले ही पैसा अभी आया हो या फिर ना आया हो। तो थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये बोला गया।
उसके बाद बोला गया द सेंटर एज वेल एज स्टेट should not resort of budget financing or any other non-transparent means of financing for any expenditure। बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई खर्चा करना है तो उस खर्चे के लिए वो ऑफ बजट फाइनेंसिंग ना करें। अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ बजट फाइनेंसिंग? तो मेरी बात सुनो, जब हम बजट बनाते हैं तो बजट में लिखा होता है कि हमारे पास कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां पैसा जाएगा। तो हमने जब बजट में लिख दिया कि इन इन खर्चों के लिए हम यहां से पैसा लेंगे, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो बजट में लिखा वही से पैसा लेना चाहिए। आपको पता है कि बजट बनता है आगे आने वाले टाइम पीरियड का, कि फॉर एग्जांपल मैंने आगे आने वाले 1 साल के लिए अपना बना लिया बजट कि ये एक्सपेंडिचर यहां खर्चा करना है और ये रिसीट यहां से पैसा मेरे पास आएगा। अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को कोई खर्चा करना है और उसके लिए उन्हें पैसों की नीड है, तो जो पैसों की नीड है ना, तो जो आपने लिखा था कि यहां से पैसा आएगा, उस पैसे का जुगाड़ यही से होना चाहिए। आप कोई नॉन ट्रांसपेरेंट मींस या फिर ऑफ बजट फाइनेंसिंग का प्रयोग मत करो। मतलब कहने का यह है, आप बजट के बाहर से पैसे का जुगाड़ मत करो कि जो आपने लिख रखा है केवल वही से जुगाड़ करो पैसे का, इसके बाहर से ऑफ बजट फाइनेंसिंग या किसी भी नॉन ट्रांसपेरेंट मीन से किसी भी तीसरी जगह से पैसा का अरेंजमेंट मत करो। तो ये बोला गया। और उसके बाद बोला गया है अ स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी शुड बी डिवाइस। डिवाइस मींस अल्टीमेटली क्रिएट करना, बोलता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए भी एक फ्रेमवर्क को बनाना चाहिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी होता है जो आज की डेट में लायबिलिटी नहीं है बट फ्यूचर की डेट में वो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। और आखिरी पॉइंट बोला गया है कि बोथ सेंटर और स्टेट शुड स्ट्राइव का मतलब होता है हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि हमारा जो फिस्कल फाइनेंस है या फिर अल्टीमेटली ताकि हम अपनी एक्यूरेसी ला सकें, ठीक है, ताकि हम कंसिस्टेंसी ला सके किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और अपने फिस्कल फोरकास्टिंग के अंदर, बोले तो अपने बजट के अंदर, अपने बोरिंग्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी के अंदर एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो है हार्ड वर्क या फिर अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। दैट इज योर फिस्कल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो फिस्कल रोड मैप भी आपका खत्म हो गया। फिस्कल रोड मैप के अंदर भी आपके 5 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए। अब आखिरी जो हमारा बचता है दैट इज अदर रिकमेंडेशन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, इसमें आपका सबसे पहला आ रहा है हेल्थ। अगेन हेल्थ आ गया भाई, हेल्थ की सरकार को बहुत चिंता है। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, तो यहां पर बोला गया है स्टेट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ टू मोर देन 8% ऑफ देयर बजट। बोला गया है कि स्टेट को जो है अपने बजट का 8% जो है हेल्थ पर खर्च करना ही चाहिए। स्टेट को, जो भी स्टेट का पूरा जीडीपी है, तो अपने जीडीपी का 8% जो है हेल्थ पे खर्च करना चाहिए। आगे बोला गया है कि हेल्थ के अंदर की अगर बात करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर शुड बी 2/3 ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। बोला गया है कि जो भी टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर करते हो उसमें से 2/3 तो केवल प्राइमरी पे खर्च करो, क्योंकि अगेन वही वाली बात बोली मैंने, अगर आप प्राइमरी लेवल पे, छोटे लेवल पे हेल्थ पे ध्यान दोगे, छोटे लेवल पे ही बीमारी का इलाज कर दोगे, तो वो बीमारी बड़ी बनेगी ही नहीं। तो जो है बड़े बड़े अस्पताल पे खर्च तो करते हो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा छोटे मोटे क्लिनिक पे, नर्सिंग होम पे, इन सब पे खर्च करो, ताकि यही इलाज, यही बीमारी का इलाज कर दे और वो बीमारी बड़ी बने ही ना। समझ में आ गया? तो क्या बोलता है कि जितना भी टोटल खर्च करोगे हेल्थ एक्सपेंडिचर पे, 2/3 तो केवल और केवल आपको जो है प्राइमरी हेल्थ केयर पे खर्च करना है। उसके बाद बोला गया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम
इन हेल्थ, मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी अलग अलग हेल्थ की स्कीम चलाती है। एग्जांपल पोलियो की 2 बूंद, अबे पोलियो की 2 बूंद जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम है, जो कि हेल्थ की स्कीम है। तो क्या बोला गया? आयुष्मान भारत योजना, ये भी एक हेल्थ की स्कीम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ की स्कीम है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है उसमें थोड़े चेंज जो है किए जाने चाहिए, ताकि जो स्टेट है, राज्य है, उसको अपने अकॉर्डिंग एडॉप्ट कर सके और उसमें कुछ इनोवेशन लेके आ सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ की स्कीम है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट कर सके। आगे बोला गया है फोकस ऑफ CSS, इट मींस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन हेल्थ शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम इनपुट टू आउटकम। बोला गया है कि जो फोकस है वो इनपुट पर मत रखो, इनपुट का मतलब कितना पैसा खर्च किया उस पर मत रखो, आउटकम पर फोकस रखो कि कितना बेनिफिट मिला। तो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है कितना पैसा खर्च किया उस पर फोकस मत करो, उस पैसे से कितना बेनिफिट देश को मिला उस पर फोकस किया जाना चाहिए। तो इनपुट के स्थान पे आउटपुट पर फोकस करो। और यहां बोलता है ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस शुड बी एस्टेब्लिश्ड, कि अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल आप सुना है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। इसी प्रकार बोलता है कि हम फाइनेंस कमीशन बोलता है कि डॉक्टर्स के लिए भी एक प्रकार की ऐसी पोस्ट लाई जानी चाहिए, IAS है, IES है, इसी प्रकार एक ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विस की भी एक पोस्ट जो है एस्टैब्लिश की जानी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपके हेल्थ के बारे में। उसके बाद बोलता है फंडिंग ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अब यहां पे डिफेंस, सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी, देश के अंदर की सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है। यहां पे बोला गया है अ डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड कॉल्ड द मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज MFDIS। ये फंड का नाम है कि एक जो है डिफेंस के लिए MFDIS नाम का फंड बनाना चाहिए। और ये फंड कैसा होगा? ये फंड होगा नॉन लैप्सेबल। नॉन लैप्सेबल फंड क्या होता है? नॉन लैप्सेबल फंड वो होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो सरकार ने मेरे को फंड दिया कि ये फंड जो है आपको 2 साल के लिए दिया गया है, 2 साल में इस फंड का प्रयोग करना है और आपको देश में डेवलपमेंट करना है। अब मान लो 2 साल के अंदर अंदर उस फंड का मैं पूरा प्रयोग नहीं कर पाया, वो फंड बच गया, तो बचा हुआ फंड सरकार वापस ले लेगी। तो नॉन लैप्सेबल फंड का मतलब होता है वो वाला फंड जो आपको सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर पूरा यूटिलाइज करना है। अगर आप उस फंड को उस टाइम पीरियड के अंदर यूटिलाइज पूरा नहीं कर पाए तो वो फंड आपसे वापस ले लिया जाएगा, जो उसके अंदर अमाउंट बचेगा सरकार आपसे वापस ले लेगी और वो फिर आपको नेक्स्ट ईयर जो है वापस कर देगी यूज के लिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है द फंड विल हैव एन एस्टिमेटेड कॉर्पस ऑफ 2.4 लाख करोड़। तो जो भी नॉन लैप्सेबल फंड दिया गया है किसके लिए? डिफेंस के लिए, वो कितना है? 2.4 लाख करोड़ का फंड है, जिसको 5 साल के लिए दिया गया है कि 5 साल में आपको इस फंड को यूज करना है किसके लिए? देश में डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए। अब आगे बोलता है इस 2.4 लाख में से जो 1.5 लाख रुपए है वो कहां से आएंगे? ये वो आएंगे भारत के खजाने से, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत का खजाना, भारत का टोटल पैसा जो कि सरकार के पास है। आगे बोलता है जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है दैट इज 0.9 लाख रुपीज। 2.4 में से 1.5 गया, क्या बचेगा? 0.9 लाख रुपीज। वो कहां से आएंगे? तो वो आएंगे डिसइन्वेस्टमेंट से, कि अगर जो गवर्नमेंट है अपने कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को जो कि अब किसी काम के नहीं रहे, बेकार पड़े हुए हैं, या फिर डिफेंस लैंड को, जिस डिफेंस लैंड का अब कोई यूज नहीं हो रहा तो उसको किराए पे चढ़ा दो। उस डिफेंस लैंड को किराए, मतलब ऐसी जमीन जिसका कोई यूज नहीं है उसको किराए पे चढ़ा दो। या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो अब किसी काम के नहीं रहे उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, उसको बेच दो, और बाकी जो मतलब तो 0.9 लाख रुपीज आपको जो है यहां से आएंगे डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से और डिफेंस लैंड के मोनेटाइजेशन के माध्यम से बाकी पैसे का अरेंजमेंट किया जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेच देना, ठीक है? पब्लिक सेक्टर की चीज
प्राइवेट सेक्टर को बेच देना ही डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए। और आखिरी पॉइंट बोलता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में। यहाँ पे बोला गया है अ थ्रेशोल्ड शुड बी फिक्स्ड फॉर एनुअल एलोकेशन ऑफ टू CSS below which the funding for a CSS should be stopped। ये बोला गया है, देखो ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे एडवाइस दी गई, रिकमेंड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप एक काम करो, आप ना कोई भी स्कीम लेके आते हो तो उस स्कीम की एक थ्रेश होल्ड लिमिट बताओ। मतलब ऐसा क्या होता, देखो होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नाम कमाने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए कि सेंट्रल की ये स्कीम है वो स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नाम बनाने के लिए, नाम कमाने के लिए छोटी छोटी स्कीम ले आती है। 10 करोड़ की स्कीम, 20 करोड़ की स्कीम, 100 करोड़ की स्कीम, ये छोटी मोटी स्कीम है। ऐसा मत करो, एक थ्रेश होल्ड लिमिट तय कर दो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम लेके आएगी तो वो स्कीम कम से कम मान लो 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ की वो स्कीम होगी। अगर उससे कम कोई स्कीम लेके आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो स्कीम लाने का कोई अधिकार नहीं है, उस स्कीम को जो है स्टॉप कर देना चाहिए। कम से कम सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो कम से कम थोड़ी बड़ी स्कीम लेकर आओ, थोड़े अच्छे पैसे वाली स्कीम लेकर आओ। तो क्या बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी एक जो है एनुअल एलोकेशन या फिर क्या अपनी फंडिंग फिक्स कर देनी चाहिए, हम इतने रुपए की कम से कम एक स्कीम लेके आया करेंगे। उसके बाद बोला गया है थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ऑफ ऑल CSS शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। यहां बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसको एक थर्ड पार्टी से इवैल्यूएट करवाना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी स्कीम के लिए भी एक बंदा लेके आना चाहिए जो उनकी स्कीम को इवैल्यूएट करे, जो सच्चाई बताए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के नाम पर पैसा खा रही है। तो इस एक इंडिपेंडेंट पर्सन को लाया जाना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट संस्था को बनाया जाना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को इवैल्यूएट करे और बताए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, और आगे बोला गया है वही सेम बात रिपीट हो गई कि फंडिंग पैटर्न शुड बी फिक्स्ड अपफ्रंट इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर एंड बी केप्ट स्टेबल, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना फंडिंग पैटर्न बता देना चाहिए कि भाई हम कितनी फंडिंग कम से कम करेंगे, अपनी एक थ्रेश होल्ड लिमिट बता दी जानी चाहिए ताकि सबके सामने ये बात ट्रांसपेरेंट रहे और केप्ट स्टेबल, और वो जो है ये बात स्टेबल रहे, मतलब कि वो फंडिंग स्टेबल रहे कि जो आपने फंडिंग बोल दी, अब वही जो है फंडिंग जो है आप उस पे अपनी बात पे स्टेबल रहेंगे, उसी फंडिंग में जो आप लेके आएंगे। समझ में आ गया? तो ये था क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे आपकी अदर रिकमेंडेशन भी खत्म होती है और यहाँ पर देखा जाए तो अब पूरा का पूरा जो कि आपका 15th फाइनेंस कमीशन था उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट मैंने 2 लेक्चर में खत्म कर दी। ये और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और ये 3 मैंने आज आपको लेक्चर में कवर करवा दी। अब 15th फाइनेंस कमीशन से आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बड़ी आसानी से उसे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।